अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा इकबाल। करंट अफेयर्स में खुशामदीद। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसलों की बात की जाए तो महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, ये कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान में जनवरी में महंगाई की शरह 13% रही है। आम आवाम परेशान है, इसका कौन जिम्मेदार है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं औरंगजेब सुल्तान की एक रिपोर्ट। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से अवाम एक बार फिर मुश्किलात का शिकार। आम अवाम मौजूदा हुकूमत से नाउमीद नज़र आने लगी। महंगाई का क्या करें, महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सब्ज़ी लेने जाओ तो सब्ज़ी उस सामान पे पहुंची है, और राशन लेने जाए तो राशन उस सामान पे पहुंचा हुआ है। जब से ये हुकूमत है, इसने कोई ऐसी चीज़ जिसका ये नोटिस लेते वही चीज़ महंगी हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो गरीब आदमी ले ले। हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी इसकी महंगाई हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफा। अवाम एक बार फिर गैस की अदम दस्तयाबी का शिकार होने लगी। आम अवाम में शदीद गम और गुस्सा नज़र आता है। बहुत पेट्रोल महंगा है, 150 के 148 का लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बाहर के मुल्कों में पेट्रोल कम है, उनकी इनकम भी उस हिसाब से देखा जाए तो इनकम उनकी ज़्यादा है। हमारी इनकम देखा जाए तो हमारी इनकम कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 30 रुपए किलो टमाटर सी हूँ 60 रुपए, निके निके टमाटर ने भी 60 रुपए, हर चीज़ प्याज है वो 40 रुपये होया गया। एक हफ्ते 1.5 हफ्ते हर चीज़ां महंगियां नहीं। ताहम इकोनॉमिस्ट और माहिरीन की राय ज़रा मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि मुल्क भर में महंगाई की बुनियादी वजह आलमी सतह पर महंगाई का बढ़ना है, और वो साथ ही उम्मीद करते हैं कि मुल्क जल्द ही इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। तो महंगाई एक बैनुल-अक़वामी इशू है, लोकल इशू तो है नहीं। और आप देखें कि जितना पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम प्राइसेस बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ रही हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान में अभी भी नहीं बढ़ रहे। अगर हम रीजन को देखें, अब हम दूसरे एशियाई कंट्रीज़ को देखें, तो पाकिस्तान अब भी बहुत निचले नंबरों पर है जहाँ पर महंगाई बढ़ी है। आप जहाँ पर भी चले जाएँ, आप मलेशिया चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, आप जिस भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ, आपको महंगाई नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। पाकिस्तान में उस हिसाब से अभी भी कम है। गुज़रते वक्त के साथ अवाम पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन, हुकूमत या कोई और? कैमरामैन हारिस चीमा के साथ औरंगजेब सुल्तान, UCP TV, लाहौर। आज मेरे साथ महंगाई पर बात करने के लिए मौजूद हैं 3 गेस्ट। हुमरान फजल जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, रेहान जो कि BAP के सेनेटर हैं, नाइज़ेक अफ्ताब जो कि हमारे तज्जियाकार हैं। आपको पहला सवाल मेरा हुमरान आपसे होगा कि आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? पाकिस्तान में जो जनवरी में महंगाई की शरह 13% रही है, आवाम बहुत परेशान है। इसकी जिम्मेदार या तो इंटरनेशनल मार्केट के क्राइसिस हैं या तो फिर हुकूमत की इसकी जिम्मेदार है। कौन इसकी जिम्मेदार है? देखिए फातिमा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे आज इस शो में दावत देने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई एक हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। इन्फ्लेशन जो है नो डाउट इस वक्त है, लेकिन इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और इन्फ्लेशन का होने की असल वजह यह है कि इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में है पिछले 2 साल से। अब होता यह है कि पिछले 2 साल से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स जो है वो डिस्टर्ब है। इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब दुनिया इस तरह से रही है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी मुल्क से कोई चीज़ जाती है, किसी मुल्क से कोई चीज़ आती है। लेकिन जब भी लॉकडाउन लगते हैं तो पूरी दुनिया को जो आपस में एक कॉन्टैक्ट है वो टूट जाता है। अब उससे होता ये है कि जो एक सप्लाई चेन की पूरी थ्योरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब कुछ चीज़ें आपके मुल्क में होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अब हो ये रहा है कि जब चीज़ें बाहर से आती नहीं हैं तो जो यहाँ पे डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाती है, सप्लाई कम होती है तो अपने आप इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इस वक्त ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त इंक्रीज़ करी है। अब सऊदी अरब में पिछले 2 सालों में 2% इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई। जापान में भी कोई तकरीबन 2% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ की है। जर्मनी में 4.9 के ऊपर इन्फ्लेशन थी जब कोविड आया, इस वक्त वहाँ पे 5.3 पर हो चुकी है। इसी तरीके से फ्रांस का हाल है। यूनाइटेड स्टेट्स में 1982 के बाद अब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। पिछले 30 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त है, और तकरीबन 6% इन्फ्लेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में इंक्रीज़ की है। इसी तरह का कुछ हाल टर्की का। टर्की की जो करेंसी है वो 33% डीवैल्यू हुई है, यानी कि जो करेंसी 2 साल पहले थी उसमें 33% उनको डीवैल्यूशन देखने के लिए मिली है। और इस वक्त करेंसी का जो मतलब डॉलर का एक रेट है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है टर्की में भी, और उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज होती जा रही है। अगर आप सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ की बात करें तो सिर्फ वाहिद कंट्री जो है वो चाइना है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है या जो उनके मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज़ हुई है। यही शायद वजह है जिस पर पूरी दुनिया चाइना पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये एक लैब लीक वायरस है और चाइना की वजह से पूरी दुनिया में है।
अच्छा, मैं पाकिस्तान में किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएगी मैं वो बताना चाहूँगा। जब 2018 में इस हुकूमत ने टेकअप किया तो जो हमारा कोर इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 7.5% थी। इस वक्त जो कोर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है वो है 5.5%। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो बड़ा मैटर करता है आपकी टोटल इन्फ्लेशन के साथ। जब इस हुकूमत ने टेकअप किया तो वो 5.8% था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस वक्त वो फिर कम होकर 5.7% हो चुका है। अच्छा, इस साल जो हुकूमत ने एक फिगर दिया है जीडीपी ग्रोथ का, दैट इज़ 5.4% जो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और जो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि हमने ये देखा कि हमने जो इस साल इंपोर्ट मतलब चीज़ें बाहर पोकी हैं, जो हमने एक्सपोर्ट्स की हैं वो तकरीबन $29 बिलियन की थी। ठीक है, ये हाईएस्ट है जब से पाकिस्तान अभी तक बना। उसके बाद जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो भी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, तकरीबन $25 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आए तो आपने देखा कि हमें जो शुगर कैन है उसमें एक बूम क्रॉप मिली। इसी तरीके से गंदम के ऊपर हमें बहुत फ़ायदा हुआ, पोटैटोज़ के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए पाकिस्तान ने। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये शो कर रही हैं कि जो आने वाले 5-6 महीने उसमें पाकिस्तान अपनी इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, और इंशाल्लाह इस साल के अख्ताम पर आप ये देखेंगे कि जो हमारे इन्फ्लेशन का रेट इस वक्त डबल डिजिट में, वो अपने आप इस सारे प्रोसेस के बाद सिंगल डिजिट में आ जाएगी। जी रेहान, आपका क्या कहना है? कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाएगा? फातिमा, पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वो इस बारे में कि इमरान खान बोलता है कि घबराना नहीं। तो अब आपने घबराना तो वैसे ही लोग घबरा नहीं रहे, अब भागना भी नहीं है, क्योंकि भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भाई पहुंच चुकी है 147.86, 148.62, 116.48। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बाबर आजम और रिजवान के T20 के स्ट्राइक रेट्स नहीं है, ये पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल प्राइसेस है और केरोसिन ऑयल उसके प्राइसेस है। पहले तो जब हम इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं तो हम कंपैरेटिव रेट्स हमेशा पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि भाई कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे इतना रेट चल रहा है, यहाँ पे इतना। पहले तो वो सब गलत है, ये तरीका, ये जो अप्रोच है वही गलत है। फिर उसके बाद जब हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कौन सी अप्रोच आवाम की तरफ से हो रही है, भाई कि किस तरह आवाम को सब्सिडाइज किया जा रहा है, किस तरह आवाम को एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश है। तो वो हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया जनवरी में, तो उसमें 120 अरब रुपए का उन लोगों ने रिलीफ पैकेज दिया। तो उस 120 अरब रुपए के ऊपर अगर आप बात करें तो आदाद शुमार थोड़ा सा आप करें तो उसके ऊपर आपको मिलेगा कि भाई एक ख़ानदान के ऊपर 1000 रुपये, और अगर आपके ख़ानदान में 6 बंदे हैं तो आपको 150 रुपये फी कस मिल रहा है, वो 6 महीने के लिए मिला। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें जो हमारी अदालतों से जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है, जो हमने रिकवरियाँ की है, तो वो सिर्फ 146 अरब रुपए। अगर हुकूमत रिलीफ देना ही चाह रही थी आवाम को 120 अरब का, उसके भाई बयानात के जरिए उसकी वजीर उनको सपोर्ट कर रहे थे, और हर जगह वो लोग भाई चिल्ला रहे थे कि भाई 120 अरब रुपए का पैकेज रिलीफ आ रहा है, आवाम को भाई बड़ा ही फायदा होगा। तो उसमें आप अगर देखें इनडायरेक्ट जो रिकवरियाँ हुई उसमें 500 अरब रुपए जो वजारत खजाना की जेब में गया। अगर आवाम को रिलीफ आपने देना ही था, 120 अरब देने ही थे, तो आपको 500 अरब ही इनडायरेक्ट रिकवरियाँ ही दे देते आवाम को, जो आवाम की जेबों से निकली हुई थी वही खर्च कर देते, वो भी नहीं हुआ। फिर आपके बाद जो बैंक डिफॉल्टर्स है, जो पाकिस्तान में बैंक डिफॉल्टरों से जो पैसे रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 120 अरब खुद है, तो वही दे देते, वो भी नहीं हुआ। फिर अगर बात करें फैमिलीज की, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत आप देखें वो 2 ही चीज़ों के ऊपर बनी है, एक नवाज शरीफ, एक जरदारी की, भाई इन 2 फैमिलियों के खिलाफ वो आज तक बोलते हैं कि भाई उसने जिहाद करना है और बयानात के जरिए जिहाद करना है। तो वो अब जब अपोजिशन में थे तभी चिल्ला रहे थे कि भाई हमने जिहाद करना है। अब जब हुकूमत में आके वो उसके पास अदालतें हैं, उसके पास हर चीज़ है, तभी वही चिल्ला रहे कि भाई उनकी चोरी भाई हमने साबित करनी है। तो उस चोरी जो ये खुद फिगर्स बताते हैं हुकूमत के अहदेदारान, तो उसमें जो $200 बिलियन जो वो सिर्फ चोरी का इल्ज़ाम लगाते वो भी साबित नहीं हुए। भाई उनको पकड़ना था, केस डालना था, मुकदमा डालना था, कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद जो $10 बिलियन हुकूमत हर साल बोल रही है कि भाई $10 बिलियन हमारे मुल्क से दूसरे ममालिक में जो लेके जाते हैं, जो भाई ब्लैक में जाते हैं, उसको रोकना था, वो भी नहीं हो सका। फिर बात की जाए नेब की बात की जाए तो नेब सिर्फ एक वाहिद इदारा इस तरह है जिसने 815 अरब रुपए सिर्फ नेब ने जनरेट किए अपने केसेस में, तो उसका भी कोई आता पता नहीं। सिर्फ आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की बात है।
एक ऐसा झूठा वादा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर आपने रिलीफ देना था तो आपके पास बाकी 1000 चीज़ें मौजूद है जहाँ पे आप रिलीफ हुकूमत को, आवाम को बहुत अच्छी तरह दे सकते थे, पर वो नहीं हुआ। हुकूमत तैयार नहीं है, एक जगह पे तैयार नहीं है, हुकूमत प्री प्लान नहीं थी, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे और बयानात के जरिए अपना काम ले रही है और कुछ नहीं है। जैसे कि रिहान ने कहा है तो कि हुकूमत सिर्फ दावे वगैरह कर रही है, तो इमरान मेरा आपसे सवाल है कि ये रिलीफ पैकेज क्या है, एक वाकई रिलीफ पैकेज था या नहीं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत थी वो हमेशा से ख़राब थी, और ख़ास तौर पे जब 2018 में खान साहब ने टेक ओवर किया तो 45 अरब के करीब आपके कर्जे थे जो पिछली हुकूमतें छोड़ के गई थी। तो उस लिहाज से फिर फॉर आपने देखा कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आया तो बार बार इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी। जब बार बार इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं तो अपने आप जो एक एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो अमेरिका में 0.10% था, इंडिया में 0.7 था, पाकिस्तान में तो सिर्फ 0.4% जो एक डिक्रीज़ आया एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो भी सिर्फ सर्विस सेक्टर में आया। और हम लोगों ने फुल फॉर उस डिक्रीज़ को भी पकड़ लिया क्योंकि हमने जल्दी अपनी इंडस्ट्री खोल दी, वापसी लोग अपनी नौकरियों पर जाना शुरू कर दिए गए। और उसके बाद फिर ये रिलीफ पैकेज जो इमरान खान की तरफ से पहले ये अभी एक सब्सिडी दी गई जनवरी में, उससे पहले जो आपने ये अनियन अश्तर वाला प्रोग्राम है उसमें 12,000 हर गरीब बंदे को देने के जो मंसूबा बनाया इमरान खान साहब ने, और वो उसके बाद वो लोगों को दिए भी गए। तो इस किस्म की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हुकूमत सब्सिडी की वजह से दे रही होती है, और वो हुकूमत, आप अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो हुकूमत अपनी जेब से दे रही होती है आवाम को। और इस किस्म के रिलीज, अच्छा अब आप ये देखें कि जो हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाए, और ये बात कर रहे थे हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो जितने भी नए टैक्सेस लगे हैं जो भी IMF की एक डील के बाद लगे हैं वो तमाम तरह ऐसी चीज़ों पे लगे हैं जिसका गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे एक बात बता रहे हैं, गरीब आदमी ने 50,000 से ऊपर का मोबाइल लेना भी नहीं है ना। जो लग्जरीज हैं उसके ऊपर अगर टैक्सेस लग रहे हैं, 1300 सीसी गाड़ी से ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो उसको गरीब आवाम के साथ ना जोड़ें। और इसको मैं ये कहूँगा कि जो हमारी बेसिकली लोगों को वो करने की, मतलब लोगों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। गलत फिगर्स बता के उनको इस किस्म का कंफ्यूज करना कि सारा कुछ हुकूमत की वजह से हो रहा है, ये गलत है। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें पूरी दुनिया का एक कंपैरिजन अपने लोगों के सामने रखना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और हम लोग किस तरीके से बाकी पूरी दुनिया से बेहतर करने की कोशिश करें अपनी आवाम के लिए। तो आपने कहा कि गरीब आवाम से इसका ना लिंक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जो IMF की डील के बाद हर महीने 4 रुपये पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, उससे आवाम परेशान है। आवाम को इससे लिंक होगा, आवाम इसके बारे में सोचेगी, तो आप इसके लिए आवाम को क्या कहेंगे? फातिमा, सबसे पहले तो मैं इस पर यह बात करना चाहूँगा कि जो पेट्रोल है ना वो हम आलमी मंडी से लेते हैं, गवाल मंडी से नहीं लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ इसलिए करती हैं क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ करी होती हैं। आपको पता है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से एक लॉकडाउन लगे हुए थे। अब पूरी दुनिया में जो जहाज़ थे वो उड़ नहीं रहे थे, एयरलाइंस बंद थी। आपने पूरी दुनिया ने आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट तोड़ा हुआ था, आप किसी मुल्क में नहीं जा सकते थे, इधर कोई नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 2 साल कम रही। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब जब चीज़ें नई खुलने लगी हैं तो पेट्रोल की कीमतें अपने आप इंक्रीज़ कर गई। पिछले साल जनवरी में इन्हीं दिनों में फ़ी बैरल कीमत जो थी वो $54 के करीब थी, इस वक्त वो 81 पे चली गई है। अब हमने जब तेल बाहर से ख़रीदना तो अपने आप हमें उसकी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोटल रीजन है ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा सस्ता तेल दिया जा रहा है। अगर हम इंडियन करेंसी को जो है ना पाकिस्तानी करेंसी को चेंज करें इंडियन करेंसी के अंदर, तो तकरीबन जो इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 236 से 270 तक है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इंडिया में ना एक पेट्रोल की कीमत नहीं होती, हर स्टेट की अपनी पेट्रोल की कीमत होती है। चेन्नई में डिफरेंट होती है, मुंबई में डिफरेंट है, दिल्ली में डिफरेंट है। इस तरीके से 236 से 270 तक उधर पेट्रोल की कीमत जा रही है, ठीक है। श्रीलंका में 190 तक है पेट्रोल की कीमत, बांग्लादेश में 177 के ऊपर है, ठीक है। अब और पाकिस्तान में आपको पता है पेट्रोल की कीमत 149 है। तो पूरे रीजन में हम सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं और सबसे कम टैक्स लगा रहे हैं पर लीटर के ऊपर, अगर हम इस तरीके से बात करें। अच्छा, फिर आपने कहा भी 4 रुपये बढ़ेगा पेट्रोलियम लेवी की उसमें। अगर आप इमरान खान की जो आखिरी उन्होंने एक समरी, जो ओगरा ने समरी भिजवाई है, उसको रिजेक्ट कर दिया जिसमें 15 रुपये तेल की कीमतें बढ़नी थी। आज आप ये देखें तकरीबन फेब के स्टार्ट में भी कीमत नहीं बढ़ी, अब आपके पास 15 दिन भी तो तकरीबन पूरे होने वाले हैं और अभी भी कोई तेल की कीमत बढ़ने का चांसेस हैं वो पैदा नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल से जो तेल की कीमतें हैं, और वो भी तेल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में होती हैं, वो भी इस तरीके से होता है कि अगर 3 महीने इंक्रीज़ पे जा रही तो अपने आप एक डिक्रीज़ पर आती हैं। तो जिस तरीके से अभी जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मार्च में तेल की कीमतें वापसी डिक्रीज़ कर जाएंगी, तो जैसी तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज़ करेगी वो अपने आप पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि नीचे जा रही है। आइज़क, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या तेल की कीमतें डिक्रीज़ होंगी और आम आवाम जो परेशान है उनका कौन मसला हल करेगा ये पेट्रोल का? देखिए, सबसे पहले जो इमरान ने बात की है उन्होंने बहुत इलेबोरेट करके और डिटेल में बताया है
बात की जाए अगर इंटरनेशनल मार्केट की तो 6.2% जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है इंटरनेशनली हर जगह पे बढ़ी हैं। इसमें जो है पाकिस्तान का कोई ख़ास जो है एजेंडा नहीं है कि कीमतें बढ़ा के लोगों को या आवाम को परेशान किया जाए। और मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो जनवरी 16 से ऑनवर्ड जो है 3 रुपये इजाफा हुआ है 144 से 147 रुपीज़ पे। उसी तरह हाई स्पीड डीजल जो है वो उसमें भी 3 रुपये का इजाफा हुआ है 141 से 144 तक। और कैरोसिन भी जो है वो 3 रुपये का इजाफा है 113 से 116 रुपये तक। ठीक है, अगर बात की जाए हुकूमत की तो ये उनका कोई जो है इनएक्सपीरियंस चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं, बोलते हैं कि हुकूमत इस तरह करवा रहा है, हुकूमत हमें परेशान कर रही है। बात यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ महंगी होगी, पाकिस्तान इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये डेवलप्ड हुआ नहीं है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है स्ट्रगल्स देखनी पड़ती हैं। उसमें से अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रगल जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे रेशियो सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास जिन्होंने बाइक्स ज़्यादा चलानी है, ठीक है, रिक्शे ज़्यादा चलाने हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो पेट्रोल यूज़ करें। और जब उनको थोड़ा सा महंगा पड़ता है वो ये नहीं सोचते कि क्यों हो रहा है, बल्कि उनके नज़र में सिर्फ हुकूमत आती है और उनको लगता है कि हुकूमत इज़ टू बी ब्लेम्ड। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। खाली ये नहीं कि पीटीआई कोई सी भी हुकूमत हो, मेरे ख्याल से उनका जो नज़रिया होगा वो करने के लिए मुल्क के लोग जो हैं उनकी बेहतरी के लिए ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें सब्र रखना है, उसके लिए हमें देखना है कि क्या किस तरफ हुकूमत जा रही है और मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है। जी, तो हमें सबको सब्र करना पड़ेगा कि अब देखते हैं पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं नहीं, हमारा मसला हल होता है या नहीं। अगला सवाल मेरा रेहान आपसे है कि हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, देखा जाए तो हमारे 20% जो हमारा इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से आ रही है, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज हो रही है। और क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है यूरिया की शॉर्टेज की वजह से अप्रैल में अगर गंदम का बहरान आएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? उसकी जिम्मेदारी भी आप इंटरनेशनल मार्केट पे डाल दें, क्योंकि सब चीज़ ही यहाँ पाकिस्तान में एक रिवाज है भाई, जब आप कुछ ना कर पाए तो भाई दूसरों को इल्ज़ाम ठहरा दो कि भाई उनकी वजह से सर। जब से पाकिस्तान बने मुझे लग रहा है भाई कोई इस तरह दिन गुजरा ना हो कि भाई किसी ने दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए कि भाई उनकी तरफ से सब कुछ हो रहा है। अब मैं पहले ही बात कर रही थी भाई कंपेरेटिव रेट्स के ऊपर आप ना जाए, कंपेरेटिव रेट्स के ऊपर आप ना जाए। जहाँ बाकी ममालिक हैं अगर आप उनमें 5 रुपये आप देते हैं तो उस 5 रुपये में 4 रुपये आपके ऊपर खर्च भी करते हैं, आपको भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्रांसपोर्ट मिलते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। आप यूरिया की बात कर रहे हो भाई, यूरिया को छोड़े आपकी चीनी शॉर्टेज वो उसके ऊपर आप बात कर ले। चीनी आपके ऊपर भाई आप 20-20 रुपए के साशे में भी बिकने लगी है इस्लामाबाद के मार्केटों में, तो वो भी भाई एक शॉर्ट हो रही। तो ये तमाम वो सारी चीज़ें जो हुकूमत जिनके खिलाफ हुकूमत ने एक जिहाद लड़नी थी, वो जिहाद ट्वीट्स के ज़रिए लड़नी थी, वो जिहाद बयानात के ज़रिए लड़नी थी। और यूरिया इस तरह की चीज़, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के पास कोई प्लान तो था नहीं किसी भी चीज़ कंट्रोल के, ना गैस में, ना पेट्रोल में, ना बेसिक कमोडिटीज जो लोगों को मिल रही, किसी भी चीज़ में हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम, हर चीज़ हर शोबे में नाकाम नज़र आ रही थी। वहाँ यूरिया में तो नाकाम होना ही था। वो इसलिए क्योंकि जब भाई यूरिया की बात करें तो भाई जब किसानों से आप बात करें तो जब आप यूरिया डाल रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपको डालना पड़ता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको उनको पहुंचाना पड़ता है। वो नहीं हुआ, वो ब्लैक में सेल हो रहा है। हुकूमत ने रेट एक मुखत्तस की हुई थी, वो दूसरी रेट्स में भाई ब्लैक में 50% से ज़्यादा मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता हुकूमत किसी भी तरीके से एक आवाम को लीड करने या उनके पास चाहे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म या कोई विजन कुछ भी नहीं है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे दावे और जो एक एफर्टलेस इमेज बनाने की कोशिश कर रही है बस, और आवाम को कुछ नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। और ना इनके पास कोई प्लान है, ना कोई विजन है, कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास। आइज़ैक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं, रेहान कह रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम है, हुकूमत का तो कुछ है ही नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, रेहान साहब ने जैसे बात की है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड यूरिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि यूरिया जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र है, एक दूसरा डैप है और NPA है, ठीक है। ये जो है हमें एक्सपोर्ट बाहर से करवाने पड़ेंगे, हमें बहुत महंगे पड़ेंगे। उसकी वजह से जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो हालात जा रहे हैं, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं चीज़ें, उसके लिए हमें मज़ीद पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी जो किसान लोग हैं
वो कहाँ जाएंगे फिर? उनका यानी कौन उनको देखेगा अगर उनको यील्ड उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बल्कि उनको महंगाई पे यानी जाना पड़ रहा है और हर चीज़ें ख़रीदने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इस तरह से उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बात की जाए अगर किसान इत्तेहाद की, तो उन्होंने वार्निंग दी थी पाकिस्तानी हुकूमत को कि जो है यहाँ पे जो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो स्मगल किया जा रहा है अब्रॉड। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे बेचा जा रहा है पर बैग के हिसाब से 200 से तकरीबन 2700 रुपये पर बैग फर्टिलाइज़र, ठीक है। जो प्रोड्यूस करते हैं वो डीलर्स को देते हैं तकरीबन 1500 से 1700 रुपये में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो आपको सेल कर रहा है 11,000 रुपये पर बैग में, ठीक है ना। इसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि बजाय इसके कि वो जो किसान है उनको प्रोवाइड करें कम रेट के ऊपर ताकि वो अपनी पैदावार ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें, वो पकड़ के भेज रहे हैं सारे हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं बाहर। उसकी वजह से किसान इत्तेहाद ने पहले हुकूमत को कहा था कि इस तरह से इशू जा रहा है, जिसकी वजह से फर्दर जो है हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हम किस तरह से अपने जो है खाद वगैरह अपने पौधों को डालेंगे और किस तरह से उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर हुकूमत ने फिलहाल तवज्जो नहीं थी दी। वजह यही थी क्योंकि कोविड के बाद हर चीज़ जो है एकदम बिखरी हुई थी, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी एक एंगल को उठाना हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर तवज्जो देंगे, हम देखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि थोड़ी सी देरी होने की वजह से नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये लोगों की गलती है जो कि बाहर महंगे रेट में बेच रहे हैं, या फिर हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो आइज़क भाई ने जिस तरीके से बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, बड़े बेहतर तरीके से, कि किस तरीके से इस पर इंटरनेशनल मार्केट अफेक्ट करेगी, और रेहान को जवाब भी एक तरीके से मिल गया। जैसे ये कह रहे थे कि आप ये भी इंटरनेशनल मार्केट पे डाल देंगे, तो जी बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट पे बात जाएगी जब चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होंगी। तकरीबन 10,000 का बैग है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पे 1800 का एक किसान को मिल रहा है। 400 अरब रुपए की सब्सिडी से हुकूमत आपको यूरिया के ऊपर दे रही है। अच्छा, अब आपने बात की कि ये स्मगलिंग हो रही है, अब इस पर भी हुकूमत ने बहुत काम किया। जनवरी में एक रैकेट पकड़ा गया है जिसके ताने बाने गोटकी से मिलते हैं और जाते हैं काबुल तक या अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, कि किस तरीके से वहाँ से यूरिया की पूरी खाद की बोरियाँ स्मगल हो रही थी, क्योंकि एक प्रेशर है। आप बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा महंगी बेचते हैं, यहाँ आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि हुकूमत ने सब्सिडाइज़ किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा अब हुकूमत किस तरीके से यूरिया पे काम कर रही है। जब जनवरी के महीने में हमारी यूरिया की पर बोरी एक दिन में कितनी हम बोरियां यूरिया की बना रहे थे, वो तकरीबन 3 लाख के करीब थी। इस वक्त हुकूमत जो पर डे बोरियां बना रही है वो 4,40,000 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें तकरीबन 20 लाख बोरियां जो हैं चाइना से मिली हैं, ठीक है। अच्छा, अब फेब के एंड तक हमारे पास तकरीबन 84 लाख बोरियां इजाफी होंगी जो हमारी डिमांड से ज़्यादा होंगी, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पड़ी हुई होंगी। हमें जब डिमांड में हमारी वो नहीं होगी, इतनी ज़्यादा हम यूरिया प्रोड्यूस कर लेंगे तब तक। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो पैनिक बाइंग है ना, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आपको जितनी खाद की ज़रूरत है आप उतनी लें, आपको बाद में मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त गंदम को 3 से 4 पानी जितने लगने होते हैं वो लग गए हैं। अब हमारे पास तकरीबन 1.5 महीना है, ये फेब से लेकर मार्च तक क्योंकि गन्ना भी मैच्योर नहीं हुआ, गन्ने पे भी पानी मार्च में लगना शुरू करेगा। आपकी जो अगली फसलें हैं वो भी मार्च और अप्रैल में आएंगी, तो हमारे पास ये 1.5-2 महीने जिसमें हम एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी पूरी कर लेंगे यूरिया की। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यूरिया की कोई शॉर्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी किसी भी किसान को। और इस वक्त भी जो आपको यूरिया की शॉर्टेज देखने के लिए मिली है वो इसलिए मिली है कि तकरीबन 5 लाख एकड़ इस दफ़ा इजाफी लगाया गया फसलों के अंदर। पहले आपको कम था, आपने 5 लाख एकड़ ज़्यादा फसलें लगा दी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज कर गई, थोड़ा प्रेशर आ गया, और वो भी इतना टाइम के लिए नहीं आया। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 महीने में ये मसला भी हल हो जाएगा। थैंक यू इमरान। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सवालों का सिलसिला जारी है। मेरा रेहान आपसे आखिरी सवाल होगा कि आपको क्या लगता है इस हुकूमत की इकोनॉमी से रिलेटेड बेस्ट पॉलिसी क्या है और वर्स्ट पॉलिसी क्या है? अभी नेशनल सिक्योरिटी प्लान बन रहा था, उसकी भाई प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें जो फाटा से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, जो साउथ वजीरिस्तान से आली वजीर, वो अभी तक जेल में, और हुकूमत उनके लिए प्लानिंग बना रही नेशनल सिक्योरिटी में, भाई उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। उनके ऊपर भाई हालांकि बैन लगा हुआ है हुकूमत की तरफ से, ना वो आ सकते हैं असेंबली में आ सकते हैं, ना वो डिस्कस कर सकते हैं, और प्लान उन्हीं के लिए बन रहा है। तो हुकूमत जो भी प्लान बना रही है, मुझे नहीं लगता हुकूमत के पास इस तरह का कोई विजन है कि वो आवाम को लीड कर सके, क्योंकि अगर हुकूमत के पास
थोड़ी सी भी विजन होती तो हुकूमत ये कह देती आवाम हमारी बहुत ही लाचार आवाम है, आवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा है। तो जुल्म क्या होना तो ये चाहिए था कि वह हुकूमत ये कहती कि भाई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद बोल देते कि भाई जो मेरे साथ प्रोटोकॉल है, जो मुझे प्रिविलेजेस मिल रही है हुकूमत की तरफ से या उनके जो वज़रा को मिल रही है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर है उनको मिल रही है, तो वो तकरीबन ये तो कह सकते हैं एज ए जेस्चर ही आवाम को बोल देते कि भाई हम आपके साथ बड़ी ही मोहब्बत करते वाले हैं, हालांकि नहीं करते पर करने वाले हैं, जेस्चर ही दे देते कि भाई हम ये करेंगे, हुकूमत के उहदेदारान ये करेंगे कि आने जितना भी हमारा टिनोर बचा हुआ, जितना टाइम बचा, उसमें जो हमारी जो गाड़ियां होती है, जाहिर सी बात है इनके प्रोटोकॉल में आपने देखा होगा हजारों गाड़ियां, इनका पेट्रोल हम अपनी जेब से भरेंगे। तो आवाम को ये लगता है कि भाई जो हुकूमत है ये वाकई में ही इसको आवाम की फिक्र है और ये हमारे साथ मुसीबत के टाइम में, इस महंगाई के दौर में हमारे साथ खड़ी, पर वो भी नहीं होना, क्योंकि हुकूमत के पास मुझे नहीं लगता किसी भी ज़रिए से ना उनके पास ना आवाम को फिक्र है, ना उनको कुछ पता है आवाम के बारे में। ये जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं पता नहीं कैसे और किन के साथ बैठ के बनाते हैं, मुझे नहीं लगता इस तरह का कुछ होना है या आगे पाकिस्तान कुछ अच्छे ख्वाब देख पाएगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आइज़ेक प्लीज 2 लाइंस में सिर्फ आप बताएं कि क्या बेस्ट पॉलिसी है, क्या वर्स्ट पॉलिसी है। देखिए फातिमा, मैं मुख्तसर से बात करूंगा, पॉलिसीज़ को तो आप छोड़ें। अभी तक 74 साल हो गया पाकिस्तान को बने और ये मुल्क जो है ग्रे लिस्ट से छोड़ें ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहा था। पीटीआई वाहिद गवर्नमेंट है जिसने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए ताकि ब्लैक लिस्ट में ना जाए, और इसकी वजह से जो आईएमएफ के साथ हमारी डील्स चल रही हैं उसके ऊपर भी आगे को काम चलना शुरू हो गया है। जो $6 बिलियन का जो लोन देना था उसमें से $1 बिलियन जो है अभी बंद हुआ था, उसके लिए भी इस हुकूमत ने जदोजहद की है। आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस ये जो है आगे को बढ़ना शुरू हो गया है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो सऊदी अरेबिया का $4.2 बिलियन का उन्होंने देना था अपना पाकिस्तान को, वो भी जो है आगे को ये दे सकते हैं। तो इसके बाद में क्या कहूँ, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है तो और क्या है फिर, आप बताएं प्लीज शॉर्ट। अच्छा, मैं ये पहले तो रेहान भाई को कहूँगा कि थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, मतलब सवाल गंदुम होता है, जवाब इनका चन्ना होता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर ये पीटीआई की हुकूमत है, इसकी बेस्ट पॉलिसी अभी तक की जो रही है वो CPEC का सेकंड फेज था। अगर आप पूरी दुनिया को बेस्ट पॉलिसी खुद पीटीआई को नहीं पता कि हमारी बेस्ट पॉलिसी के उमरान बैठ के यहाँ पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर पीटीआई को पूरी की पूरी पॉलिसी को 2 साल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, शायद आवाम ये 3 साल में उनको समझ पाती कि बेस्ट पॉलिसी क्या है। बेस्ट पॉलिसी 22 करोड़ आवाम को नजर नहीं आ रही, एक हुमरान को ही नजर आ रही, तो शायद ये पता नहीं किसी और नजर। अच्छा, बहरहाल मैं अब आपको वही सेकंड फेज का बताऊंगा। अब इमरान खान साहब चाइना के दौरे पे गए हैं, उसके बाद आके ये तमाम तरह पॉलिसीज बताई गई हैं, MOUs जो साइन हुए हैं वो भी दिखाए गए हैं, वो रेहान साहब ने नहीं पढ़े तो बहरहाल छोड़ें इस बात को। अच्छा, मैं कहूँगा कि सेकंड फेज जो है CPEC का वो एक बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि उसमें जिस सेक्टर पे काम किया जा रहा है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे अगर आप देखा जाए तो जो बेहतर तरीके से काम करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि वो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करें। अब तकरीबन 35 बिलियन के iPods और एप्पल अपनी वॉचेस बेच के कमा रहे हैं, हमारे टोटल इतने पैसे बाहर से नहीं आ सकते जो कुछ भेज दें। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो अभी सेकंड फेज में काम किया जाएगा उसमें हम कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज होंगी, सोलर पैनल की इंडस्ट्री। कट करी हूं, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। थैंक यू सो मच इमरान, थैंक यू रेहान एंड आइज़ेक, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने अपने फीडबैक्स दिए। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, आवाम की परेशानी दूर होगी और इनका ये मसला हल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।